नमस्कार। आज हम देखेंगे पावलोव का सिद्धांत। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे अनुबंधन का सिद्धांत, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत के माध्यम से पावलोव ने यह बताया है कि किसी भी जीव या व्यक्ति में उनमें स्वाभाविक आदतों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते को एक शांत कमरे में रखा गया और उस कुत्ते को भूखा रखा गया था। उन्होंने प्रयोग में यह किया कि सबसे पहले कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई और मांस का टुकड़ा रखा गया, और मांस के टुकड़े को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है और उस लार को एक ट्यूब में एकत्रित किया जाता है। दूसरे चरण में भी यही क्रिया की जाती है। पहले घंटी बजाई जाती है और फिर मांस का टुकड़ा दिया जाता है, फिर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता है। बार बार यही क्रिया की जाती है और लार की मात्रा मापा जाता है तो उतनी ही मात्रा में होती है। अंतिम चरण में यह परिवर्तन देखने को मिलता है कि कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाई गई, मांस का टुकड़ा नहीं दिया गया। उसके बाद भी उसके मुंह से लार टपकने लगती है और उस लार को एकत्रित किया गया तो उतनी ही मात्रा में थी। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुत्ते की जो लार टपकना था वो आदत सी बन गई थी। उसने यह सोच लिया कि उसे घंटी के साथ साथ भोजन भी मिलेगी। तो इस सिद्धांत के माध्यम से पावलोव ने यह बताया कि किसी भी व्यक्ति या जीव में उसमें आदत का निर्माण, अच्छी या बुरी किसी भी तरह की आदत का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। तो आज हम इस सिद्धांत को देखेंगे। इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। यह शरीर विज्ञान से संबंधित सिद्धांत है और इसमें उद्दीपन और प्रतिक्रिया में संबंध द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है, यानी कि आदत या सीखने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में पावलोव ने किया था। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का उत्पन्न होना अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। जैसे किसी चीज को सीखना, यहाँ पर अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, जैसे कुत्ते ने लार टपकाना सीख लिया था, उसे यह एहसास होने लगा था कि जब भी घंटी बजाई जाएगी तो साथ में मांस का टुकड़ा भी दिया जाएगा। जैसे पावलोव के प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक से ही कुत्ता स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। पावलोव ने अपने यह सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया था, उसे हम देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो घंटी है, पहले जो घंटी बजाई जाती है कुत्ते के सामने, वो अस्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करता है, जबकि भोजन और लार, भोजन जो होता है वो स्वाभाविक उद्दीपक और घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक, और जबकि लार जो है वो क्रिया का काम, वो सीख जाता है क्रिया, बार बार लार टपकाना उसे देखकर, तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगा। यहाँ पर इमेज देख लीजिए, कुत्ते के सामने किस प्रकार दिया जाता है और उसे बांध दिया जाता है। तभी वह लार टपकाने का काम करता है। अगर खुला रहता तो मांस का टुकड़ा खा लेता, और मांस का टुकड़ा दूर रखा जाता है उसके सामने, और उस लार को जो टपकता है उसको मापा जाता है बार बार, और लास्ट में वही चीज़ देखा जाता है कि केवल घंटी बजाई जाती है, मांस का टुकड़ा नहीं दिया जाता, तो भी लार की मात्रा उतनी ही होती, इसलिए वह अनुक्रिया करना सीख जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति या जीव में उसको सिखाया जा सकता है उसे। पावलोव ने अपने पालतू कुत्ते पर प्रयोग किया। उसने एक ध्वनि रहित कक्ष तैयार कराया तथा
कुत्ते को भूखा रखकर प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया। कक्ष में एक खिड़की थी जिसमें से सब कुछ देखा जा सकता था। पालो ने कुत्ते की लार नली को काट कर इस प्रकार नियोजित किया ताकि कुत्ते के मुंह से टपकने वाली लार कांच में की ट्यूब में एकत्रित हो जाए। प्रयोग के आरंभ में शुरुआत में पालो ने कुत्ते के सामने गोश्त का टुकड़ा रखा और स्वाभाविक था कि गंध और स्वाद के कारण गोश्त को देखते ही, मांस के टुकड़ा को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी और वह कांच की ट्यूब में एकत्रित होती गई। एकत्रित हुई लार की मात्रा को मापा गया। प्रयोग के दूसरे चरण में भी पालो ने भोजन रखने के साथ साथ घंटी भी बजाई और कुत्ते के व्यवहार का निरीक्षण करने पर पाया कि इस बार कुत्ते के मुंह से बराबर लार टपकने लगी, यानी कि उतनी ही मात्रा में। इस प्रयोग को उसने कई बार दोहराया, अर्थात जब जब कुत्ते को खाना दिया गया घंटी भी बजाई गई। प्रयोग के अंतिम चरण में उसने केवल घंटी बजाई, खाना नहीं दिया और प्रतिक्रिया को देखा। उसने देखा कि कुत्ते अब भी पहले की तरह ही लार टपका रहे हैं, यानी कि लार की मात्रा उतना ही थी, नापा गया था। इससे निष्कर्ष यह निकला कि कुत्ता घंटी की आवाज़ से प्रतिबद्ध हो गया था, उसकी आदत सी पड़ गई थी। इस प्रयोग में भोजन प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करता है, जबकि घंटी जो है कृत्रिम, और लार का टपकाना अनुक्रिया, जो हम पहले इमेज में देख लिए हैं, वो क्रिया सीख जाता है लार टपकाना। प्रयोग की एक मुख्य मान्यता यह भी है कि यहाँ दो उत्तेजनाएं साथ साथ दी जाती है, घंटी का बजना तथा भोजन का दिया जाना। अंत में लास्ट में भोजन नहीं दिया जाता, केवल घंटी ही बजाई जाती है और अनुक्रिया वही होती है जो भोजन दिए जाने के समय होती थी, यानी कि जो लार का टपकाना अनुक्रिया हुआ। इस तथ्य की व्याख्या करते हुए हम यह कह सकते हैं कि जब दो उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो पहले नया बाद में मौलिक, तो पहला भी कालांतर में प्रभावशाली हो जाता है, यानी कि वही चीज़ वो लार टपकाना बार बार सीख जाता है। इस प्रयोग का परिणाम यह रहा कि कुत्ते ने यह सीख लिया कि जब जब घंटी बजेगी उसे खाना मिलेगा। इस प्रकार के सीखने को ही अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का महत्व क्या है? यह सिद्धांत अच्छी आदत के निर्माण में तथा बुरी आदत, आचरण तथा व्यवहार को बदलने में सहायक होता है। जिस तरह कुत्ते के व्यवहार में चेंज किया गया, जैसे वो सीख गया था कि उसे घंटी जब बजेगी उसके सामने तो मांस का टुकड़ा भी दिया जाएगा। इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास भी किया जा सकता है। यह सिद्धांत भाषाओं के सीखने तथा सीखने के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो सिद्धांत है वो सीखने पर ही बल देता है। जैसे बालक माँ शब्द का उच्चारण प्रसन्नतापूर्वक करना इसलिए सीख जाता है, अतः छोटे बच्चों को चित्र दिखाकर वस्तुओं, व्यक्तियों एवं जानकारी का ज्ञान कराना चाहिए। इस सिद्धांत की सहायता से उन विषयों को सीखने के लिए विशेष रूप से ली जाती है जिनमें सोचने समझने की क्रिया नहीं होती, जैसे उदाहरण सुलेख और अक्षर विन्यास का अभ्यास कराना, क्योंकि इसमें तो आदत दिलाया जाता है ना, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सोचने समझने की क्रिया नहीं होती। जैसे कुत्ते की आदत सी पड़ गई थी, अगर उसे सोच समझ होता तो वो पहचान लेता कि केवल घंटी बजाएगी है, मुझे खाना नहीं दिया गया, और वह लार नहीं टपकाता। चौथा, शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें ध्वनि रहित जो कक्ष था, कुत्ते को जहाँ पर रखा गया था उसमें बाहर से भी देखा जा सकता था और सुना भी जा सकता था उसकी आवाज़। तो यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया गया, जहाँ पर देखा और सुना दोनों जा सकता है। तो शिक्षण शैक्षिक सिद्धांत है, ये शैक्षिक महत्व में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं इस सिद्धांत का, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से संबंधीकरण की प्रक्रिया सरल हो जाती है और बालक सूक्ष्म प्रत्ययों को भी आसानी से समझ लेता है।
मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों का इलाज इस अनुबंधन प्रक्रिया से आसानी से किया जा सकता है। विशेषकर भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार अधिक सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अनुबंधन की प्रक्रिया में अध्यापक बालकों के विभिन्न मिथ्या विचारों एवं भ्रमों को दूर करने का सफल प्रयास कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के वातावरण में समायोजन करने में अनुबंधन विधि लाभदायक सिद्ध होती है। बालकों का कक्षा के अंदर तथा स्कूल के बाहर वातावरण में समायोजन इसी विधि द्वारा संभव हो सकता है। ये सब शैक्षिक महत्व है कि इसको शिक्षा में किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को कभी भी ऐसे शब्द न कहे जाने जो आगे चलकर फुनठाव में बदल जाए। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर देख लीजिए। पुनरावृत्ति सीखने की क्रिया का एक प्रमुख कारक है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है, इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वे विषय वस्तु की पुनरावृत्ति पर बल दें। यह पुनरावृत्ति पर इसलिए बल दिया जाता है, वहाँ पर कुत्ते का भी देख लिया हम प्रयोग, बार बार दिया जाता है घंटी और मांस का टुकड़ा, और लास्ट में वो सीख जाता है लार टपकाना पहले की तरह ही। तो यहाँ पर भी शिक्षक के बारे में यह बताया गया है कि वो पुनरावृत्ति बच्चों को कराते रहें ताकि उनका विषय का ज्ञान बना रहे, वो भूले नहीं बच्चे उस विषय को। आलोचना किस प्रकार की जाती है? यह सिद्धांत मानव को एक मशीन मानकर चलता है। वास्तव में मानव मशीन नहीं है, वह चिंतन, तर्क, कल्पना के आधार पर अपनी क्रियाओं का संचालन करता है, क्योंकि मानव में सोच समझ की शक्ति होती है। अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखने में अस्थायित्व होता है। जिस प्रकार निरंतर अभ्यास से यह क्रिया ढींढ हो जाती है, उसी प्रकार यदि उत्तेजनाओं की संबंधों को शून्य कर दिया जाए तो धीरे धीरे यह अनुक्रिया प्रभावहीन हो जाती है और कोई सीखना नहीं होता। अगर बार बार चीज़ों को ना दोहराया जाए तो व्यक्ति आसानी से भूल सकता है। यहाँ पर आलोचना की गई है, यानी पुनरावृत्ति ना किया जाए तो वो आसानी से, अभ्यास ना कराया जाए तो भूल सकता है। इस सिद्धांत की सहायता से सीखने की प्रारंभिक साधारण क्रियाओं को तो समझा जा सकता है, परंतु उच्च स्तरीय विषय तथा विचारों को समझना या वर्णन करना कठिन है। अनुबंधन से सीखना खतरनाक हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के किन्हीं भी प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को किसी भी कृत्रिम उत्तेजक से संबंधित कर सकते हैं। इस प्रकार बालक को चाहे या तो डरपोक बनाया जा सकता है या अच्छा, क्योंकि उनमें आदत का निर्माण किया जा सकता है। जिस तरह कुत्ते का प्रयोग द्वारा लार टपकाना जो क्रिया था वो उसने आदत से ही सीखा था। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।